नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। टमाटर की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप भी होता रहता है। इसलिए समय रहते इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के डॉक्टर सुशील कुमार सिंह से। जैसे किसान भाइयों सबको पता है, टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और पूरे वर्ष अब उगाई जाती है। तो इसमें जो उपज को प्रभावित करने वाले मुख्य रोग हैं अल्टरनेरिया, पत्ती धब्बा रोग और लेड ब्लाइट, लीफ कर्ल जो कि एक वायरस जनित रोग है। ये प्रमुख बीमारियां हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग। यह मुख्य रूप से फसल को प्रभावित करती है। इसमें सर्वप्रथम पत्तियों पे भूरे और पीले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिनको ध्यान से देखने पे छल्ले के आकार के छल्ले बने दिखाई देते हैं धब्बों में। और सर्वप्रथम ये जो निचली पत्तियां हों उन पे रोग शुरू होता है और बाद में पूरा पेड़ जो है झुलस जाता है, जो कि पीला पड़ के सूख जाएगा। तो इसके रोकथाम के लिए सबसे पहले हम लोग जो नर्सरी उगा रहे हैं वो थोड़ी ऊंची भूमियों में उगाएं जहाँ पे पानी रुकता ना हो, और इसको बीज को शोधित करके थीरम से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के बीज के हिसाब से शोधित करके बीज को बोएं। और इसके रोग के नियंत्रण के लिए जब खड़ी फसल में रोग दिखाई दे तो सर्वप्रथम निचली पत्तियों को तोड़ दें जो ज़मीन से छूती हुई पत्तियां हैं, क्योंकि ज़मीन से ये रोग नीचे पत्तियों में फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो नीचे की पत्तियों को तोड़ दें। इसके बाद जो ये फंजीसाइड है, इसमें सर्वप्रथम बाबिस्टीन या मैंकोजेब अगर उपयोग कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के घोल बना के छिड़काव करके इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर मैंकोजेब न उपलब्ध हो बाजार में तो बाबिस्टीन नाम की दवा आती है, जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना के रोग दिखाई देने पे छिड़काव करें और 15 दिन बाद ये छिड़काव दोबारा फिर से किया जा सकता है, जिससे रोग से निपटा जा सके। दूसरी मुख्य बीमारी है पछेती झुलसा, जिसको लेड ब्लाइट कहते हैं। ये भी एक फफूंद जनित रोग है। इसमें भी सर्वप्रथम नीचे की पत्तियों से रोग शुरू होता है, लेकिन इसमें जो धब्बा शुरू होगा वो हल्का हरे रंग के होगा, बाद में भूरा रंग का हो जाएगा, जो कि वाटर सोक्ड होगा। और इसका सबसे उपयुक्त समय होता है जब धूप कम दिखाई दे ठंडक में और तापमान बहुत कम रहता है, तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके रोग के नियंत्रण के लिए रीडोमिल MZ नामक रसायन है फफूंदनाशी, उसका घोल बनाकर छिड़काव कर दे पौधों में, जिससे रोग को रोका जा सकता है। और तीसरा मुख्य रोग है इसका टमाटर का लीफ कर्ल या पर्णकुंचन रोग। यह एक वायरस जनित या विषाणु जनित रोग है और ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे उम्र बढ़ती है तो ये पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं, पौधे का आकार छोटा रह जाता है, जो कि पूरी ग्रोथ या बढ़वार नहीं मिल पाती। और अगर बहुत जल्दी संक्रमण हो जाता है वायरस का या विषाणु का, तो पौधे में फल या फूल बिल्कुल नहीं बनते हैं। टमाटर की फसल में रोग को सफेद मक्खी कीट द्वारा रोगी पौधों से स्वस्थ पौधों में फैलाया जाता है। इसलिए इस रोग को नियंत्रण करने के लिए सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, आइए जानते हैं। इसको रोग नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम यह है कि अगर फील्ड में एक भी पौधा रोग ग्रसित दिखाई दे रहा तो तुरंत उसको उखाड़ के जला दे, नष्ट कर दे, जिससे कि दूसरे पौधों में ये रोग न फैल पाए। इसके अलावा जो वाहक कीट है उसको नियंत्रित करने के लिए रोग और 0.05% का स्प्रे करने से, ये एक कीटनाशी दवा है, तो इसका स्प्रे करने से या छिड़काव करने से वाहक कीट का नियंत्रण करके वायरस से भी बचा जा सकता है। किसान मित्रों, धीरे धीरे तापमान कम हो रहा है। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अभी सही समय भी चल रहा है।
तो चलिए बटन मशरूम की उत्पादन तकनीक की पूरी जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमारी शारदा से। मशरूम जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम एगेरिकस बायोस्पोरस है और बटन मशरूम कहने से मतलब होता है कि जो ज़्यादा सर्दी में उगाया जाता है। इसकी खेती थोड़ी जटिल होती है। ये जटिल इसलिए है कि इसमें कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ये कंपोस्ट कम से कम 4 सप्ताह लगता है बनाने में। चूँकि उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, इसलिए पक्के प्लेटफॉर्म पर 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई में फैला देते हैं और 48 घंटे तक उस पर पानी डालते रहते हैं। पानी डालते समय ये ध्यान रखते हैं कि दोनों पैरों से भूसे को मसलते रहें ताकि उसमें अच्छी तरह पानी मिल जाए। और पानी मिलने पर उसकी जांच इस तरह करते हैं कि मुट्ठी में लेकर अगर दबाते हैं 3-4 बूंद पानी निकलता है तो हम समझते हैं कि इसमें 68 से 70% नमी हो गई है। जैसे हम लोग 48 घंटे तक भूसे को भिगोते रहते हैं और शाम में हमको उसे ढेर बनाना है, तो सारे जो हमने अभी केमिकल और जो ये खाद उर्वरक जो लिया उन सारे को एक बाल्टी में या एक बर्तन में भिगो लेते हैं और भूसे पर अच्छी तरह से फैला देते हैं। इसका कंपोस्ट बनाने के लिए जो तैयार करते हैं वो 5 फीट ऊंचा होना चाहिए, 5 फीट चौड़ा होना चाहिए और भूसा जितना ज़्यादा होगा उसके अनुसार उसकी लंबाई बढ़ती जाती है। चूँकि ढेर में यूरिया और कई उर्वरक डाला हुआ है तो ये गर्म हो जाता है अंदर से, तो उस ढेर को तोड़ करके ठंडा करते हैं। फिर 28वें दिन उसको जो हम ढेर तोड़ते हैं और खाद को देखते हैं तो उसका रंग गहरा भूरा होना चाहिए और उसका पीएच देखते हैं तो 7 to 7.8 होना चाहिए और उसमें अमोनिया की गंध नहीं आनी चाहिए। अगर अमोनिया की गंध आती है तो हमको एक बार 3 दिन फिर छोड़ देना है और 3 दिन के बाद फिर उसकी पलटाई करनी है और इस तरह ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो 1 टन अगर भूसा है, 1 टन भूसा से 2 टन हमारा खाद तैयार हो जाता है। और तैयार कंपोस्ट को फसल कक्ष या घर में बांस के बने 4 सतह के रेक में पॉलिथीन बिछा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर रैकों में 6 से 9 इंच तक कंपोस्ट भरते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मशरूम की स्पानिंग या बिजाई की। तो इसके लिए 1 कुंटल कंपोस्ट में स्पान 600 ग्राम से 750 ग्राम अच्छी प्रकार मिलाया जाता है और ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अब स्पान मिलाने में हम उसको पॉलीथीन की थैलियों में भी भर सकते हैं या हम उसको जो रैक बना करके उस पर भी पॉलीथीन बिछा करके ये कंपोस्ट भर सकते हैं और उसमें बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करने में हमको सबसे आसान तरीका है कि जितना हमारा स्पॉन है 0.5 से 0.75% की दर से हमारा जितना स्पॉन लगेगा वो स्पॉन हम पूरे जो कंपोस्ट तैयार है उसमें मिला देते हैं और मिला करके हम थैलियों में 2/3 भरते हैं और थैलियों की साइज 16 इंच इंटू 22 इंच रखना है और उसमें 2/3 भर देते हैं। भर करके और उसको रैक पर रख दिए। रैक पर रखने के पहले वहाँ पर 2% फॉर्मेलिन का घोल बना करके उसका पोछा लगा देते हैं और दीवारों पर भी छिड़काव करके रख देते हैं। और इसमें खास करके ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ मशरूम उगा रहे हैं वहाँ दरवाजे पर एक बोरी में फॉर्मेलिन 2% डाल करके घोल और छोड़ देते हैं और कोई भी व्यक्ति अंदर घुसे तो उसमें पैर पोंछ करके ही अंदर जाएगा। और अच्छी फसल लेने के लिए हम उसमें सुबह शाम करीब 3 से 4 घंटे ताज़ी हवा कमरे में आनी चाहिए। वैसे खिड़की दरवाजे सारे पर बोरी या टाट टांग देते हैं, अंधेरा रखते हैं, लेकिन 2-3 घंटे उसमें रोशनी आनी चाहिए। जब पॉलीथीन की थैलियों में हमने स्पॉनिंग कर दी, मतलब बिजाई कर दी, उसके बाद उस पर पेपर बिछा देते हैं। जो न्यूज़पेपर है उस पॉलीथीन के ऊपर जो पेपर बिछा करके और ढक करके छोड़ देते हैं और सुबह शाम उस पर पानी डालते हैं। स्प्रेयर से सुबह शाम उस पेपर पे पानी डालते हैं ताकि नमी बनी रहे। इस तरह करीब 15 दिन में ये जो हमने बीज डाला है वो इसका माइसेलियम डेवलप कर जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा। पूरा जो कंपोस्ट है वो सफ़ेद हो जाएगा। 15 दिन के बाद इसमें हमको केसिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बटन मशरूम की खेती बिना केसिंग किए नहीं हो सकती है। तो जब हम बिजाई कर लेते हैं उसके 1 सप्ताह बाद ही हमें केसिंग मिट्टी, मतलब कि कवर करने वाली मिट्टी तैयार कर लेनी है।
इस केसिंग मिट्टी में हमको बगीचे की मिट्टी और बालू दोनों बराबर मात्रा में लेकर के उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट कर देते हैं। फॉर्मेलिन से पूरी तरह से भिगा देते हैं और भिगा करके करीब 7 दिन छोड़ देते हैं। और 7 दिन छोड़ते हैं, 1 दिन पहले हम उसको जो पॉलीथीन से ढके हुए रहते हैं उसको हटा करके और बेलचा या किसी चीज़ से उलट पुलट देते हैं, ताकि जो उसकी अमोनिया की गंध है और फॉर्मेलिन की जो गंध है वो निकल जाए और फिर ये केसिंग मिट्टी तैयार हो जाती है। उसका पेपर हटा देते हैं, जो अखबार बिछाया है हमने उसको हटा देते हैं और 3 से 4 सेंटीमीटर उस पर जो केसिंग मिट्टी तैयार है वो उस पर बिछा देते हैं। बिछा करके और फिर हम पेपर अब नहीं डालते हैं। बिछाने के बाद उसको सुबह शाम जैसे हम स्प्रे करते थे वैसे स्प्रे करते रहते हैं। करीब 15 दिन बाद, कहने का मतलब कि बिजाई से करीब 1 महीने बाद उसमें मशरूम का पिन निकलना शुरू हो जाता है और 3 से 4 दिन में वो तैयार हो जाता है। अब बात आती है किसान बटन मशरूम की तुड़ाई योग्य मशरूम की पहचान कैसे करें तथा तैयार मशरूम की तुड़ाई किस तरीके से करें कि अधिक फायदा हो। इसके बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। 3 से 4 दिन में जब आपका जो उसका डायमीटर है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर का हो और ये देख लेते हैं कि किनारा उसका खुले नहीं, उसकी छतरी खुले नहीं, उससे पहले उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके तोड़ लेना है। और उसका कटा हिस्सा जहाँ पे पॉलीथीन में हमने लगाया है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे फफूंद लग जाता है और दूसरी बीमारियाँ लगने की संभावना होती है। तो इस तरह से जो मशरूम उगना शुरू होता है तो करीब 1 महीने तक ये फसल चलती रहती है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कृषि मौसम समिति के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सलाह दी जा रही है, जो इस प्रकार है। धान के परिपक्व फसलों की कटाई के लिए मौसम अनुकूल है, अतः पकी हुई फसलों की कटाई एवं मड़ाई का कार्य शीघ्र पूरा करें। खेत की कटाई के उपरांत धान के ठूठ डंठल को शीघ्र सड़ाने हेतु 20 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। मौसम के दृष्टिगत सिंचित दशा में गेहूं की बुआई के लिए तापक्रम अनुकूल है, अतः बुआई का कार्य प्रारंभ करें। गेहूं की बुआई के लिए यदि खेत तैयार हैं, तो क्षेत्रीय प्रजातियों PVW 343, UP 2338, WH 542 के 9107, K 9006, HP 1731, NW 1012, UP 2382, HUW 468, PVW 443, SD 2733, HD 2824, K 307, K 9423 एवं मुसर भूमि के लिए संस्तुत प्रजातियां NW 1067, KRL 210, KRL 213 आदि में से किसी एक प्रजाति के बीज खाद की व्यवस्था करें। आगामी सप्ताह में वर्षा की कोई संभावना नहीं है, अतः किसान भाई विलंब से बोई गई तोरिया की फसल से हल्की सिंचाई कर उचित नमी बनाए रखें। तोरिया की फसल में आरा मक्खी एवं बालदार सूड़ी का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है, अतः किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु मेलाथियान 50 EC 1.5 लीटर हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मटर के लंबे पौध की प्रजातियां के लिए 80 से 100 किलोग्राम हेक्टेयर व बौने प्रजातियों के लिए 125 किलोग्राम हेक्टेयर बीज पर्याप्त है तथा बीजोपचार के लिए राइजोबियम कल्चर तथा PSB से उपचारित करने के बाद बुआई करें। चने की देशी संस्तुति प्रजातियां अवरोधी पूसा 256, KWR 108, DCP 92-3, KDG 1168, K 850 तथा काबुली चने की संस्तुत प्रजाति HK 94, 134 आदि में से किसी एक प्रजाति के बीज एवं खाद की व्यवस्था कर बुआई का कार्य प्रारंभ करें। चने के छोटे दानों का बीज 75 से 80 किलोग्राम हेक्टेयर व बड़े दाने की प्रजाति का 90 से 100 किलोग्राम हेक्टेयर बीज पर्याप्त है। आलू की फसल की संस्तुत प्रजातियां कुफरी, बहार,
कुफरी, सतलज, कुफरी आनंद, कुफरी चिपसोना 1 तथा कुफरी सूर्या आदि प्रजाति की बुआई शीघ्र पूर्ण कर समाप्त करें। प्याज की संस्तुत प्रजातियां कल्याणपुर, लालगोल, पूसा रत्नार, एग्रीफाउंड लाइट रेड तथा संकर प्रजातियां एक्सकेलिवर, बरगंडी, केपी, ओरिएंट, रोजी आदि में किसी एक प्रजाति की नर्सरी डालें। गोल बैगन, मध्यकालीन फूल गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की तैयार पौध की रोपाई यथाशीघ्र करें। आम में गुम्मा व्याधि का संक्रमण होने पर 200 ppm NAA 900 मिलीलीटर 200 लीटर अथवा प्लेनोफिक्स 4 मिलीलीटर 9 लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। पपीते के बागों में पत्ती सिकुड़न रोग के लक्षण दिखाई दे रहे, अतः इसके नियंत्रण हेतु मैकोजेब 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मोड़ी, जिला इटावा के कृषक राघवेंद्र कुमार ने। यह बकरी की जमुनापारी नस्ल की विशेषताओं के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राघवेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बकरियों की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ करीब 135 मिलियन बकरी है। ये बकरी पशु प्रजाति के कम से कम 1/4 भाग को पूरा करता है और बकरियों से जो मांस, इसके चमड़े और दूध मिलते हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। तो जो सबसे अधिक हमारे प्रदेश में बकरी देखी जाती है उसमें से अच्छी नस्ल में आती है जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबारी, उस्मानाबादी, गंजम, बीटल, इन सारी बकरियों की नस्ल को आप अपना सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि जमुनापारी को हम कैसे पहचानेंगे, उसमें क्या खास गुण है, उसका क्या लंबाई चौड़ाई है, रंग क्या है। तो जमुनापारी को रोमन नोज अपीयरेंस मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका, नाक में थोड़ा तोते की तरह उभार होना, जिसको देखकर आप जमुनापारी को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। दूसरा इसका गुण होता है कि कान लंबे और पेंडुलस होते हैं, कान बड़े होते हैं, कान अधिक नीचे तक झुका होता है और इसका मुंह तोते के समान होता है, पैरट माउथ अपीयरेंस कहते हैं इसको। आप जब भी बकरी पालन शुरू करें तो अच्छी नस्ल के साथ शुरू करें, 10 बकरी 1 बकरा के साथ शुरू करें। तो आपके लिए यह सबसे पहला प्रश्न होता है कि कौन सा नस्ल आपके लिए उपयोगी होगा। तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में आप जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, सिरोही, बारबारी और गंजम, जो उड़ीसा के क्षेत्र में है, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, वो गंजम के साथ शुरू कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है।
कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फूल गोभी की फसल में जरूरी कार्यों को करें और अधिक उपज पाएं। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मछलियों की देखरेख और प्रबंधन। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।